गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक डिस्कस किया, लेकिन अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब आप अपनी जूनियर क्लासेस में मोर और लेस पढ़कर आए थे। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये टॉपिक में बहुत कुछ नया जानने को है। प्लस कुछ बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा टफ भी लगता है, हालांकि ये टफ है नहीं। तो आई एश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से बैठकर पूरा समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो चांद सितारों स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हमें पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? बेसिकली ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक जाती है। माउथ वो जगह है जहां से खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और एनस वो जगह है जहां से खाना हमारी बॉडी के या वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब है जो कि सारे हिस्सों को जोड़कर रख रही है। उसी ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। देखिए यही चीज लिखी भी हुई है कि इट इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इन्हीं फंक्शंस को ही तो हमें पढ़ना है कि कौन सा हिस्सा किस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जब हम इतना पढ़ लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहला आ जाता है माउथ। अब तुम सोच रहे होगे माउथ को पहले क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भाई एलिमेंट्री कैनाल शुरू ही माउथ से हो रहा है, इसीलिए उसको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो माउथ क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है। देखो माउथ हम ओपन कर सकते हैं और एलिमेंट्री कैनाल यहीं से शुरू होता है। तो माउथ एलिमेंट्री कैनाल का बिगिनिंग पॉइंट है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है जहां से हम इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं। अब ये क्या है इंजेक्शन ऑफ फूड? इंजेक्शन ऑफ फूड का मतलब जो तुम मस्त छोले भटूरे, डोसे, चाउमीन, पिज्जा ये सब खाते हो उसी को बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड, द इनटेक ऑफ फूड। तो इनटेक ऑफ फूड कहां से हो रहा है? माउथ से हो रहा है। तो पूछा जा सकता है कि विच इज द साइट फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस? तो माउथ। क्लियर है? अब देखो माउथ में हमारा टीथ है, माउथ में टंग है और माउथ में सलाइवा है। तो इन तीनों के बारे में, इनके फंक्शंस हमें मालूम होने चाहिए। जो खाना हम खाते हैं उसको च्यू करने में हम टीथ का यूज करते हैं। टीथ क्या करते हैं? उस खाने को ग्राइंड कर देते हैं, सिंपल पार्ट में या बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, राइट? इसके बाद जो हमारा टंग होता है वो हमारा टेस्टिंग ऑफ फूड के काम आता है। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जिसके कारण हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो वो चीज स्वीट है या सार है हमें आराम से पता चल जाता है। देखो यही चीजें लिखी हैं, टीथ हेल्प्स इन द च्यूइंग ऑफ फूड, टंग हेल्प्स इन द टेस्टिंग ऑफ फूड, राइट? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ गए हमारे सलाइवा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि कंटिन्यूअसली एक लिक्विड प्रोड्यूस करते रहते हैं जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। अब तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हें लगता होगा सलाइवा किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। सलाइवा बहुत काम की चीज है क्योंकि इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे माउथ में, हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो ये हमारी ओरल कैविटी या हमारी माउथ की कैविटी के सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज को थोड़ा सा गीला करके रखते हैं, ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कोई मशीन अगर दिन भर चलती रहती है तो हम उसमें ऑयल डालते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट। ठीक उसी तरह हमारा मुंह भी तो दिन भर चलता रहता है, मतलब हमारी बॉडी से हम दिन भर काम लेते रहते हैं, तो मुंह के टिश्यूज भी सूख सकते हैं। ऐसे में जो सलाइवा है ये मुंह को थोड़ा सा गीला करके रखता है, एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है, जिससे कि हमारे जो सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज हैं वो थोड़े प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। देखो यही चीज लिखी है कि सलाइवा ल्यूब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज ऑफ द ओरल कैविटी। और क्या करता है सलाइवा? सलाइवा हमारे माउथ में माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। अगर सलाइवा ना हो तो माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत आसानी से हो जाए, वायरस बैक्टीरिया मुंह में ही ग्रो करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है, राइट? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने में क्या होता है? स्टार्च होता है ना? स्टार्च, जैसे आपने अगर पोटैटो खाया हो तो आपको मालूम होगा कि आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च कंटेंट होता है ना? तो जो खाना हम खा रहे हैं उसमें स्टार्च है, इसमें मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसको जो है हमारा सलाइवा ब्रेक कर देता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है? स्टार्च का ही सिंपल फॉर्म है जो कि बॉडी में जाकर फर्दर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने सलाइवरी अमाइलेज लिखा है, ये क्या है?
तो बेटा देखो, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है जिसके कारण हमारा स्टार्च माल्टोज में बदल जाएगा, उसी को हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे होगे इक्वेशन फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि जो स्टार्च है वो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से माल्टोज में ब्रेक करेगा। आप चाहो आप इक्वेशन फॉर्म में मत लिखना अपने एग्जाम में, आप थ्योरी में लिख देना। आप चाहो थ्योरी में आपको नहीं लिखना, आप इक्वेशन फॉर्म में लिख देना। आपकी रेफरेंस बुक में दोनों तरीके लिखे हुए हैं, इसलिए जहां जहां उन्होंने इक्वेशंस दिए हैं वहां वहां मैं भी इक्वेशंस आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, याद करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आप सिर्फ थ्योरी लिख के भी एग्जाम में आ जाते हो तो कोई आपके नंबर नहीं काट पाएगा। ओके, अब देखो जितना काम हमारे माउथ में होना था सो तो हो गया, तो अब खाना आगे बढ़ेगा और माउथ के बाद वो हमारे फूड पाइप या इसोफेगस में आएगा। देखो यही बात लिखी भी हुई है कि फ्रॉम द माउथ द फूड गोज टू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ क्या ही सवाल बनेगा, क्या ही पूछ लेंगे। देखो यहाँ भी सवाल बन रहा है, क्वेश्चन आएगा अदर नेम ऑफ फूड पाइप इज, आंसर इज इसोफेगस। ठीक है, तो ध्यान रखो, या मैं तो कहूंगा इस पे नोट्स में लिख लो कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अपन चाहे जिंदगी हो या चाहे हमारी बॉडी, कोई भी काम नॉर्मल करने का ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ तिगड़म जरूर भिड़ाने का। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी एक तिगड़म भिड़ाएंगे। हम कहेंगे कि जो खाना है वो हमारे फूड पाइप से नॉर्मली पास करेगा ही नहीं। ठीक है, वो एक अलग ही तरीके का मोमेंट शो करते हुए पास करेगा और उस मोमेंट को हम पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलेंगे। देखो जब खाना हमारी फूड पाइप से पास करता है तो वो इस तरीके का एक जिगजैग मूवमेंट शो करते हुए पास करता है। मान लो ये फूड है, तो जब ये हमारे फूड पाइप से पास हो रहा होगा तो ऐसा एक जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलेगा। दरअसल होता क्या है कि जब खाना फूड पाइप से पास करता है ना, तो फूड पाइप की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं, जिसके कारण इस तरीके का एक जिगजैग मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसी को हम पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक साल छोड़ के पेरिस्टालिसिस की डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। ओके, देखो यहां लिखा है पेरिस्टालिसिस इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप व्हिच पुशेस द फूड डाउन द स्टमक, इट इज अ जिगजैग मूवमेंट। अब कई होंगे वो कहेंगे भैया हमसे इतना नहीं याद होता, तो बेटा तुम लोग टीचर पे कृपा करना एग्जाम में जाकर, और कृपा करके इतना लिख देना कि व्हेन फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप इट शोज अ जिगजैग मूवमेंट दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। बढ़िया है, टीचर इतने में खुश होकर नंबर दे देगा, वो जानता है ना उसके बच्चे कैसे हैं, इसीलिए दे देता है। ठीक है, चलो अब ध्यान रखो, इसके बाद फूड पाइप के बाद हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ेगा और हमारे स्टमक में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टमक में क्या होगा वो देखते हैं। फिलहाल यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द फूड पाइप द फूड गोज टू द स्टमक विच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, तो खाना कहां पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया, और स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है। आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख भी रही होगी, है ना। और यहाँ पर यहां से भी क्वेश्चन आता है कि स्टमक का जो शेप है वो किस अल्फाबेट के शेप का है, तो आपको पता होना चाहिए जे शेप्ड है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब देखो जो खाना स्टमक में आया है वो खाना स्टमक में 3 घंटे तक रहता है, 3 घंटे तक उसको प्रोसेस किया जाता है, एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और लास्ट में ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट एकदम मलीदे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एकदम पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, राइट। इसके अलावा हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर से समझो, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहला सब्सटेंस HCl होता है, दूसरा म्यूकस होता है, तीसरा पेप्सिन होता है, और इनके फंक्शंस हमारे स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आओ सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस देख लेते हैं। तो देखो चांद सितारों, जो खाना तुमने खाया है, अगर उस खाने के साथ मान लो बैक्टीरिया भी तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया है, तो स्टमक में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये तो इसका पहला फंक्शन है कि अगर खाने के साथ बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया का सफाया कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है, देखो इसके अलावा आपकी बॉडी में पेप्सिनोजन प्रेजेंट है, लेकिन पेप्सिनोजन के साथ दिक्कत ये है कि ये सो रहा है, इनएक्टिव है, किसी काम का नहीं है, बॉडी में फालतू है। ठीक है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इस पेप्सिनोजन के पास जाता है और इसको बोलता है जागो, नींद से उठ जाओ, है ना। तो ये पेप्सिनोजन जो पहले इनएक्टिव था
अब वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद वो पेप्सिन में बदल जाता है। अब यही पेप्सिन आगे हमें पढ़ना है तो वहां पर हम पेप्सिन का फंक्शन देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने HCl के दो फंक्शंस क्या जाने कि एक तो अगर खाने के साथ बैक्टीरिया आया तो उसका सफाया करेगा, और दूसरा जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है, जो सोता हुआ पेप्सिनोजन है, उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल देगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। HCl kills any bacteria that enters the stomach along with food and HCl converts inactive pepsinogen to active pepsin which helps in digestion of proteins, right? अब है सेकंड हमारा पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसका रोल ही इतना है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। देखो यही लिखा भी है कि द एंजाइम पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इन फूड टू पेप्टाइड्स। प्रोटीन्स को पेप्सिन जो है वो पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्टाइड्स क्या है? प्रोटीन का ही सिंपल फॉर्म है जो बॉडी में इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि पेप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदल देना। इसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी एंजाइम है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अटैक से बचाता है। दरअसल अभी मैंने तुम्हें बताया कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक की लाइनिंग को, स्टमक की वॉल को डैमेज भी तो कर सकता है। तो हमारी स्टमक की वॉल डैमेज क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं होती है क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट है स्टमक में, जो कि वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द अटैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यही लिखा है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द अटैक ऑफ HCl। अब बात यह आती है क्वेश्चन कैसे आएगा? तो सीधा सीधा 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिस्ट द 3 एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्टमक एंड मेंशन देयर फंक्शंस। तो आपको सिंपली HCl, पेप्सिन और म्यूकस के फंक्शंस मेंशन करने होते हैं। अब आप सोच रहे होगे यहां भी इक्वेशंस लिखे हैं और थ्योरी में भी लिखा है। तो देखो मैं तो यही कहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो दोनों तरीके याद करके जाओ, और पेपर में जब दोनों तरीके लिखोगे तो टीचर को रिझाने का ये एक बहुत अच्छा मौका होगा। टीचर एकदम खुश हो जाएगा तुम्हारी कॉपी देख के और भर भर नंबर देगा। तो अगर पॉसिबल है तो आप दोनों ही तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए लिखा है फ्रॉम द स्टमक द पार्शली डाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद ये तो आधा डाइजेस्ट हुआ फूड है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब तुम समझ ही रहे होगे कि इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का इमेज आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कि 6.5 मीटर्स तक लंबा होता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इज अबाउट 6.5 मीटर्स लॉन्ग इन एन अडल्ट ह्यूमन। अब देखो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है डुओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है, तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। रेफरेंस बुक में भी सिर्फ नाम ही दिया हुआ है, और क्योंकि पढ़ाते समय कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बता सके, इसलिए मैंने यहाँ नेम मेंशन कर दिए हैं। लेकिन आप बस नेम को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसलिए परेशान मत होइएगा कि इसके बारे में तो कुछ नहीं पूछ लेगा। तो नहीं पूछेगा क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। जैसे काऊ हो गई तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे काऊ है तो वो ग्रास खाती है, तो और घास में सेल्यूलोज की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, और वो टाइम इंक्रीज करने के लिए ही स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हर्बीवोर्स में ज्यादा होती है। वहीं जो कार्निवोर्स हैं वो मीट खाते हैं, इजिली डाइजेस्ट हो जाती है मीट, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोर्स? तो आपको इसका आंसर मालूम है। देखो यहां लिखा भी है herbivores like cow have longer small intestine as they eat grass which takes time to digest. Carnivores have short small intestine as they eat meat which is easy to digest. क्लियर है? अब देखो जो भी हमने खाना खाया है उस खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन, मिनरल सब मिलेंगे ना।
तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन हैं, इनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बॉडी में? इनका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यही कारण है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? अब आगे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ये इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करता है, इसे हम इन 3 इक्वेशन से समझ लेंगे। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। जो खाने में स्टार्च है, इंटेस्टाइनल एंजाइम उस स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा। यही इंटेस्टाइनल एंजाइम खाने में प्रेजेंट प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल देगा, और यही इंटेस्टाइनल एंजाइम खाने में प्रेजेंट फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स हैं क्या? तो बच्चे, ग्लूकोज स्टार्च का ही सिंपल फॉर्म है, अमीनो एसिड प्रोटीन्स के सिंपल फॉर्म है, और फैटी एसिड्स फैट्स के सिंपल फॉर्म है, और ये तीनों हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्लियर है? अब खुश मत हो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन अभी खत्म नहीं हुआ है, चांद सितारों, थोड़ा सा लंबा है। तो चलो, जो बचा हुआ हिस्सा है वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस तो प्रोड्यूस हो ही रहे थे, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, लेकिन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज से भी कुछ जूसेस आकर मिल जाते हैं। तो अब पहले हम लिवर और पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जूसेस हैं जो कि लिवर और पैनक्रियाज में प्रोड्यूस हो रहे हैं और फाइनली आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन also receive secretions from the liver and pancreas। ठीक है, तो अब देखो, लिवर में हमारा एक ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, लिवर में ग्रीनिश येलो कलर का एक फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ है, जिसे हमने बाइल जूस कहा है। ये बाइल जूस जो है, पहले तो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, ठीक है, और बाद में आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। देखो, यही लिखा है कि लिवर सिक्रीट्स अ ग्रीनिश येलो लिक्विड कॉल्ड बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि वेयर इज द बाइल जूस स्टोर्ड, तो 1 नंबर का आंसर होगा गॉल ब्लैडर। याद रखना, पूछा जाता है, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं। इसके बाद देखो, ये बाइल जूस करता क्या है, तो बाइल जूस के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये फैट्स के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। एमल्सिफिकेशन मतलब होता है फैट्स को ब्रेक करना। ठीक है, तो सिंपली अगर आप ये लिख देंगे कि फैट्स पर एक्ट करके फैट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाइल जूस, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छा वर्ड है कि फैट्स के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा बेटा दिक्कत ये है कि जो खाना हमारे स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, वो खाना तो एसिडिक है ना। याद करो, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इस खाने पर एक्ट किया था, तो ये खाना एसिडिक है। अब हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कहता है कि मैं इस खाने से कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, मतलब मैं इस खाने पे कोई काम नहीं करूंगा, वो रूठ जाता है इस खाने से, क्योंकि ये खाना एसिडिक है। और यहीं पर आता है बाइल जूस का रोल। बाइल जूस बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, और यही बाइल जूस हमारे खाने को, जो कि एसिडिक है, उसकी एसिडिटी को खत्म कर देता है, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट कर पाता है। फिर से समझ लो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, स्टमक से जो खाना आया था वो एसिडिक था। पैनक्रियाटिक जूस ने कहा मेरा इस खाने से कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो इस पे काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर बाइल जूस ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस खाने की एसिडिटी खत्म कर देता हूं, तो फिर पैनक्रियाटिक जूस अब इस पर एक्ट कर पाता है। देखो, यही चीज लिखी है, इट मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक जूसेस कैन एक्ट ऑन इट। मुझे पता है शायद आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा ये सब सुनने में, लास्ट पॉइंट, लेकिन इसको आप एक्सेप्ट करिए, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अगले पैनक्रियाज पे। तो पैनक्रियाज जो है हमारे स्टमक के जस्ट नीचे ही लोकेटेड है, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है और ये क्या करता है वो हमें देखना है। लिखा है, पैनक्रियाज आर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक एंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस विच प्रोड्यूस द फॉलोइंग। अब देखो, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, तो पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहली चीज है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक जूस में दूसरा एंजाइम है लाइपेज, और पैनक्रियाटिक जूस का तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन।
तो पैनक्रियाटिक जूस में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों क्या करते हैं उसको भी देख लो। सबसे पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज फूड में प्रेजेंट फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलता है और ट्रिप्सिन फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदलता है। अब ये माल्टोज, फैटी एसिड्स और पेप्टाइड्स तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के ही सिंपल फॉर्म है। ठीक है, देखो तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज्यादा दिक्कत है याद करने में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे याद करना कि पैनक्रियाटिक जूस में तीन चीजें थी, एक जो है स्टार्च पर एक्ट कर रही थी, एक फैट्स पर एक्ट कर रही थी और एक प्रोटीन्स पर एक्ट कर रही थी। ठीक, तीनों के सिंपल फॉर्म क्या है वो याद कर लेना और इक्वेशन खुद से बनाकर एग्जाम में लिख देना। राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें फूड डाइजेस्ट तो हो गया है, लेकिन अभी ये अब्जॉर्ब नहीं किया गया है ब्लड के द्वारा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब फूड कैसे अब्जॉर्ब होगा ब्लड द्वारा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है विच इज द मेन रीजन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो इसका आंसर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब बात क्या आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है कि यहीं पर ही फूड अब्सॉर्ब हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। ये विलाय क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड ब्लड के द्वारा अब्सॉर्ब किया जा सके। क्लियर है? विलाय का एक पिक्चर आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय which have to increase the surface area for the absorption of food into blood। पूछता है how do villi help in the absorption of food, तो आपको बताना पड़ेगा कि विलाय जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे जिससे कि ज्यादा सरफेस एरिया से ज्यादा फूड जो है ब्लड द्वारा अब्सॉर्ब किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन हिस्से हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में भी तीन हिस्से हैं, केइकम, कोलन और रेक्टम। आपके एनसीईआरटी में इनका नाम भी नहीं गिवन है, रेफरेंस बुक में थोड़ा थोड़ा गिवन है, तो आप बस इनका नाम जान लो, वो आपके लिए इनफ है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नाम आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? चलो अब देखो इसका लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी एक्सेस वाटर अभी भी फूड में प्रेजेंट है ना, उस एक्सेस वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि अब तो फूड अब्सॉर्ब हो चुका है ब्लड द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब वेस्ट मटेरियल्स ही हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में आए हैं। अगर उस वेस्ट मटेरियल में कोई भी एक्सेस वाटर है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स अब्सॉर्ब कर लेंगी, और उसके बाद जो एकदम ही फालतू सामान है जिसकी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है वो एकदम हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। देखो यही लिखा भी है, द एक्सेस वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द रेस्ट वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। ठीक है, तो एनस के थ्रू जो फीसेस के फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकल गया, और इसी के साथ पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा होगा जिसमें पूरा न्यूट्रिशन एक फ्लोचार्ट में दिखाया गया है। इस फ्लोचार्ट का पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से डाइजेशन इन ह्यूमंस हो रहा है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।